बात चेक कर ले। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार थोड़ा कंफर्म करना जरा। स्टार्ट करें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? बस यस और नो बता दीजिए प्लीज़, तो मैं स्टार्ट करूँ। पहले स्टार्ट करते हैं। एक बार बस आवाज़ का बता दीजिए आप लोग मुझे। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस और नो? ओके, ठीक है। देखिए, मैंने कल आपको क्लास में जो समझाया था, मैंने जो कल आपको बताया था वो वहाँ तक बता दिया था कि 1853 का कानून पास हो गया था। मैं पिछली एक बार बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था। फिर उसके बाद में 1784 का मैंने पिट्स इंडिया एक्ट बताया था, सबके फीचर्स बता दिए थे। उसके बाद 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो बता दिया था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट बता दिया था। फिर मैं 1853 के चार्टर एक्ट तक आपको करवा चुका हूँ। मैं एक बार थोड़ा सा इसको समराइज भी मैं कर देता हूँ। देखो, हुआ क्या था कि सबसे पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने चार कॉम्पिटिटर थे। उन चारों कॉम्पिटिटर को उन्होंने हटाया मार्केट से। उनको मार के भगाया या कैसे भी भगाया वो मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर अंग्रेजों का राज रह गया, मार्केट में अंग्रेजों की सिर्फ मोनोपोली रह गई। ठीक है, मार्केट में मोनोपोली रह गई। अब उसके बाद क्या होता है कि जब अंग्रेजों की मार्केट में मोनोपोली रह गई, तो अंग्रेज पहले तो व्यापार कर रहे थे, लेकिन जब अंग्रेजों को व्यापार में जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ज़्यादा, या व्यापार से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया को लूटा जाए, क्योंकि इंडिया को बहुत सारे एरिया उन्होंने कब्जे में कर लिए। बंगाल उनके हाथ में आ गया, बिहार उनके हाथ में आ गया, उड़ीसा उनके हाथ में आ गया। इधर बम्बई उनको पुर्तगालियों से दहेज में मिल गया। इधर मद्रास के राजा से उन्होंने मद्रास ले लिया। नेक्स्ट फिर क्या कहते हैं, इधर मैसूर जो था वो हैदर अली और टीपू सुल्तान से ले लिया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एरिया पर वो कंट्रोल करने लग गए। तो अंग्रेजों का व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, तो 1813 के कानून में 1813 के एक्ट में उन्होंने अपनी मोनोपोली खत्म कर दी, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर। पहला था टी मतलब चाय, और दूसरा था चाइना के साथ व्यापार। चाइना के साथ व्यापार मतलब जो चीन के साथ व्यापार करेंगे वो सिर्फ अंग्रेज करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है, और बाकी इन चाय और चीन को छोड़ के कोई भी कर सकता था। ये 1813 का लॉ था, मतलब चार्टर एक्ट था। उसके बाद 1833 का कानून आया, 1833 का कानून आया। 1833 के कानून में अंग्रेजों ने मोनोपोली फुल्ली खत्म कर दी। मतलब ये कह दिया कि चाय और चीन के साथ भी व्यापार तुम अब कर सकते हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो 1853 का कानून आया 1853 का, उसमें अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक बात बोल दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब इस बार से 20 साल का अल्टीमेटम दे दिया, 20 साल का टारगेट नहीं दिया जाएगा, मतलब 20 साल का टेंडर नहीं दिया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी खत्म हो सकती है। ब्रिटेन की महारानी ने, मतलब ब्रिटेन के राजा ने लिख के बोल दिया है। यहाँ तक का पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। अब चलते हैं आगे, अब देखें क्या होता है। अब इसके बाद में इधर ही पहले ही, कुछ दिन पहले ही, मतलब 4 साल पहले, लॉर्ड डलहौजी जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था। उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से भारत के बहुत सारे राजा असंतुष्ट थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर रख लेते हैं अपन बीच में अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारे लोग परेशान चल रहे थे। कौन कौन परेशान चल रहे थे, अब वो सुनना कौन कौन है। पहले सबसे ज्यादा परेशान चल रहे थे वो राजा लोग। ये राजा लोग वो लोग थे जिनको डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति के थ्रू अपने कब्जे में ले लिया था। ये सारे के सारे राजा टेंशन में थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर इसमें नीति में कहा था कि जिन राजाओं का बेटा नहीं होगा, और अगर वो राजा जो होंगे वो अगर रियासत को, अगर आप गोद किसी बेटे को गोद लेंगे, मतलब अगर राजा का बेटा नहीं होगा तो राजा बेटे को गोद लेगा किसी न किसी के को। तो जो गोद लिया हुआ बेटा होगा, जो एडॉप्टेशन होगा, वो देसी रियासत के राजा का उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर नहीं बनेगा, ये बोला था। ठीक है, वो नहीं हो रहा है। अब आपको शायद क्लियर दिखाई देगा, है ना? और मतलब उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अब ऐसे में क्या हुआ, जिन राजाओं के बेटा नहीं था उनकी तो रियासत उन्होंने हड़प ही ली। इसके साथ ही कुछ राजाओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया कि तुम ठीक से रियासत चला नहीं पा रहे हो। मतलब जिनका बेटा नहीं है उनकी तो रियासत अंग्रेजों ने छीन ली। और कुछ रियासतें ऐसी थी। ये कह रहे हैं बच्चे की लाइट नहीं आ रही है, देखना जरा एक बार, इसको स्क्रीन पे पूरा करो एक बार।
पूरी स्क्रीन पे कर दो। नहीं, ये लाइट तो पूरी जल रही है। क्यों? ओके। चलिए, ये थोड़ा सा अभी देखो नेट स्लो चल रहा है यहाँ पर, इस वजह से हो सकता है। ऑनलाइन में ये तो समस्या रहती है ना, कभी नेट नहीं है कभी टेट नहीं है, बस यही समस्या है ज़्यादा, और तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या हुआ, जिन राजाओं का रियासत का मतलब बेटा नहीं था, उन रियासतों को तो अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा उन रियासतों को भी कब्जे में लेना शुरू कर दिया जो अच्छे से चला नहीं पा रहे थे, जैसे अवध। अवध के राजा के ऊपर अंग्रेजों ने आरोप लगा दिया कि तुम अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किए हो, और इसीलिए अवध के राजा से अवध हड़प लिया। इस तरीके से बहुत सारे राजा लोग अंग्रेजों से परेशान चल रहे थे। और कौन कौन अंग्रेजों से परेशान चल रहे थे वो देखें अब। आ जाए, ये देखें। एक्चुअली इतने लोग इस टाइम पर अंग्रेजों से टेंशन में हैं। कौन कौन टेंशन में है, पहला सुनना। जो राजाओं थे वो सारे राजा टेंशन में थे। क्यों टेंशन में थे? क्योंकि राजाओं के ऊपर अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा नहीं होगा तो रियासत हमारी होगी। तो सारे राजा अंग्रेजों के कब्जे में आ गए, और जिन राजाओं का बेटा था उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया कि तुम अपनी रियासत चला नहीं पा रहे हो, इसलिए उनकी रियासत भी हड़प ली। तो ऐसे में ये राजा टेंशन में। दूसरा, यहां पर जो जो आर्मी थी, आर्मी आर्मी में जो सिपाही थे, सिपाही वो भी टेंशन में थे। सिपाही क्यों टेंशन में थे, इस बात को समझने के लिए मैं इस इमेज को थोड़ा बदल देता हूं और ऐसे समझते हैं। एक्चुअली अंग्रेजों ने यहीं पर आर्मी के लिए एक राइफल लॉन्च की थी। उस राइफल का जो नाम था वो एनफील्ड राइफल थी, और उस राइफल के अंदर एक कार्टेज डाला जाता था, मतलब कारतूस डाला जाता था। अब जो कारतूस डाला जाता था, उस कारतूस को ऐसे बनाया जाता था, एक कार्टेज। उस कार्टेज के अंदर पहले बुलेट भरी जाती थी, फिर गन पाउडर मतलब बारूद भरा जाता था, और फिर जो कार्टेज होता था, मान लो ये कार्टेज है, कारतूस है, तो कारतूस को बना लिया। ऊपर से कारतूस का मतलब कारतूस को एक रैपर से पैक किया जाता था, और जो रैपर को पैक किया जाता था अच्छा सा, मतलब वो रैपर मजबूत हो जाए, खुल ना जाए, इसके लिए अंग्रेज उस रैपर के ऊपर पॉलिश करते थे, पॉलिश। तो उस वक्त ये पता चला, ये भैया मोबाइल लेना अपना। उस वक्त ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो कार्टेज के ऊपर जो पॉलिश होती है ना, उसमें गाय और सुअर के चर्बी के जो गाय और सुअर की चर्बी का जो मिक्सचर होता है, उसका लेप बनता है। मतलब ऐसे समझो, गाय और सुअर की चर्बी को अंग्रेज गर्म करते थे, और गर्म करने के बाद जो ऑयल निकलता था, उस ऑयल में पानी मिला के और उसके ऊपर कार्टेज के ऊपर पॉलिश करते थे ब्रश से। अब यह खबर आर्मी में फैल गई कि अंग्रेजों ने जो कारतूस लॉन्च किया है, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी के मांस का प्रयोग किया गया है। और गाय और सुअर की चर्बी के साथ एक पंगा था। इंडिया में दो ही धर्म है मेनली उस टाइम पर, हिंदू और मुस्लिम। तो मुस्लिम जो जो लोग थे वो सुअर को हराम मानते थे कि हम सुअर को टच भी नहीं कर सकते, और हिंदू लोग गाय को माता मानते थे। तो दोनों ने इसका विरोध किया कि अंग्रेजों ने हमारे धर्म पर संकट ला दिया है, इसीलिए आर्मी जो थी वो अंग्रेज के खिलाफ हो गई थी। ये समझ में आ गया? मैंने यही बोला आपको कि पहला राजा परेशान, दूसरा सिपाही परेशान। सिपाही क्यों? सुअर और गाय की चर्बी की वजह से, कार्टेज में जो पॉलिश हो रही थी उसकी वजह से। दूसरा, जो जमीनों के जमींदार थे, जिनके पास जमीनें थी, उनके ऊपर अंग्रेजों ने एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया, और यह कह दिया आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो मार देंगे अंग्रेज। इस वजह से सारे जमींदार टेंशन में। दूसरा, जो किसान थे, किसान फार्मर्स थे, वो सारे फार्मर भी परेशान थे। क्यों? क्योंकि किसानों के सामने समस्या ये थी, अंग्रेजों ने कह दिया था कि नील, नील मतलब इंडिगो, नील या इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी आपको। अब इंडिगो या नील की खेती करने के साथ समस्या क्या थी, एक ऐसे समझते हैं। मान लो ये किसान का खेत है, इस किसान के खेत के 12 कट्ठे होते थे, 20 कट्ठे होते थे, और 20 कट्ठे में ऐसे बना लेता हूं, एक दो ऐसे, एक ये 20 कट्ठे हैं। अब होता क्या था, किसान ये अंग्रेज किसानों से कहते थे कि तुमको इन 20 कट्ठों में से
कट्ठों में से 3 कट्ठों पर हर साल नील की खेती करनी पड़ेगी। मतलब 2020 में 3 कट्ठों पे नील की खेती करो, 2021 में भी 3 पे करो, बाकी तुम अपने किसी भी कट्ठे पे कुछ भी उपजाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन इन 3 कट्ठों पे नील की खेती करोगे, और नहीं करोगे तो मार देंगे। अब दिक्कत यहां पे ये थी कि अगर किसान इस 3 कट्ठों पे नील की खेती करता है, तो ये कट्ठा 3 कट्ठे जो है नील की खेती करने के बाद, ये कट्ठा किसी भी फसल को उगाने के लायक नहीं रहता अगले 5-6 साल तक। मतलब अगर किसी खेत में नील की खेती इस साल हो गई, तो अगले 4-5 साल तक उसमें कोई और खेती नहीं हो पाएगी। इसलिए किसानों के साथ टेंशन ये थी कि अगर आज इन 3 कट्ठों पे नील की खेती कर दी, अगले साल इन 3 पे, उसके अगले साल इन 3 पे, उसके अगले साल इन 3 पे, उसके अगले साल इन 3 पे, तो पता चलेगा 4-5 साल बाद किसान के पास तो खेती नहीं है, किसान तो बंजर हो गया। तो किसान अंग्रेजों के खिलाफ थे सबके सब। यहां तक पहला क्लियर हो गया किसानों का। दूसरा, व्यापारी जो थे, उन व्यापारियों पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया एक्स्ट्रा, और कह दिया कि पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मार देंगे तुमको। तो व्यापारी सब खिलाफ। और जो इस वक्त आर्टिशियंस जो थे, कलाकार जो थे, जितने भी जो कला के विद्वान थे भारत में, वो भी सब टेंशन में थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे कह दिया कि आप पर्टिकुलर यही काम कर सकते हो और इसमें इतना पैसा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम में आ गए। अगला पॉइंट, इस वक्त जो पंडित होते थे मंदिरों में और मौलवी होते थे जो मस्जिदों में, ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने पहली बार मंदिर और मस्जिदों पर भी टैक्स लगा दिया और कह दिया कि ये जो मंदिर और मस्जिद हैं, इनमें जो आमदनी होगी या जो चढ़ावा आएगा, उस चढ़ावे को भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अंग्रेज यहां से भी खेती लेने लगे। ये कुछ बच्चा पूछ रहा है नील की खेती क्या होती है। देखो भैया, नील की खेती क्या है, आज तो जैसे क्या है, आज तो टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो कपड़ों पे कलर करने के लिए एक नील होता था, इंडिगो होता था, वो एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता था, ठीक है, उससे कपड़ों पे कलर होते थे। यही नील की खेती खेतों को खराब कर रही थी बस, ठीक है। अब ये सारे के सारे लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे लोग इंडिया में अंग्रेजों के एंटी थे। बस फर्क इतना था, अंग्रेजों के सब खिलाफ थे, अंग्रेजों के सब खिलाफ चल रहे थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि कोई भी इनमें से अंग्रेजों के अगेंस्ट बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि समस्या यहां आ रही थी कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंग्रेजों के साथ बोला जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मजबूत थे, ये सब लोग, इनमें एकता नहीं थी, एकता नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों के एंटी नहीं हो पाए। लेकिन एक विस्फोट हुआ, वो ये कि 1857 में एक क्रांति होती है। वो क्रांति आप जानते होंगे, 1857 में मेरठ की छावनी से ये विद्रोह आग पकड़ता है और धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे भारत में हो जाता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब इसी 1857 के रिवोल्ट से अंग्रेज सतर्क हो गए कहीं ना कहीं। अब 1857 की क्रांति में क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, आ जाए। देखिए, पहले तो आप अपने एग्जाम के लिए ये कॉपी कर लीजिएगा बात। पहले तो एग्जाम के लिए आप ये कॉपी कर लीजिएगा कि 1857 की क्रांति भारत के इन हिस्सों में हुई थी। ये एरिया थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा बिहार में है, इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, बरेली उड़ीसा। और यहाँ पर जो आंदोलन के लीडर थे उनके नाम सामने लिखे हैं मैंने। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान, बखू खान लिखा है, बख्त खान था ये। नाना साहब लखनऊ में, ये सबके नाम आगे दे रखे हैं, बेगम हजरत महल और ब्रजेश कादिर, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, लियाकत अली, खान बहादुर, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ठीक है। ये वो थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, सब लीडर थे। और ये सब वो अंग्रेज हैं जिन्होंने वहां पर विद्रोह को दबाया है, मतलब जो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इन सब ने विद्रोह दबाया है, इन सब ने विद्रोह शुरू किया था। एक बच्चा पूछ रहा है इसके अंदर कि सर शुरुआत से क्लास कहाँ से करें, तो भैया यही जो वीडियो है वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, 1 2 3 पॉइंट से देखना शुरू करो तो सारी भी क्लासेस समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। ये 1857 के लीडर हैं और ये 1857 के वो अंग्रेज हैं जिन्होंने ये आंदोलन को दबाया है। नेक्स्ट।
आप चाहें तो एग्जाम के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इमेज मेरे पास इंग्लिश में ही है, क्लास में तो मैं हिंदी में भी लिखवाता हूँ, बट यहाँ पर दोनों मीडियम में दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन की यही एक समस्या है बस। तो अब इसमें क्या हुआ, ये वो रीजन है, रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। मतलब 1857 की क्रांति जो थी वो क्यों असफल हुई, क्यों असफल हुई, उसके कारण थे तीन। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, प्रशासनिक कारण। मिलिट्री फेलियर का मतलब है इंडिया की आर्मी के पास में अच्छे अच्छे रिसोर्सेस नहीं थे। लैक ऑफ यूनिटी, एकता नहीं थी, हम लोगों में एकता नहीं थी। मतलब एकता नहीं थी इसका मतलब है कि कानपुर में आंदोलन 4 तारीख को शुरू हुआ तो इलाहाबाद में आंदोलन 6 तारीख को शुरू हुआ है, आरा में आंदोलन 17 तारीख को शुरू हुआ। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को मौका मिल गया। आज यहाँ आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ दबा दिया, आज आंदोलन यहाँ, कल आंदोलन यहाँ शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ दबा दिया। जब इसके विपरीत ऐसा होता कि ये आंदोलन पूरे भारत में अगर एक साथ शुरू होता, एक साथ विस्फोट होता पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को दबाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि पूरे भारत एक साथ खड़ा था, अंग्रेज कहां से दबा लेते। इसलिए इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें एकता नहीं थी, और एकता न होने की वजह से, एकता न होने की वजह से ये आंदोलन असफल हो गया। ये इमेज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, अगर साफ नहीं आ रही है तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा। जितनी भी इमेजेस मैं आज तक प्रयोग करूंगा वो सब टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अब आप कहोगे टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, तो कल वाली जो क्लास थी, कल वाली क्लास में पहले ही शुरुआत में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है, उसे स्कैन करके आप वहां पर चले जाना, वहां पर रखी है वो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब वो सोचो, अब 1857 के बाद क्या हुआ, मेन टॉपिक पे आता हूं। अब सुनो यार, ये पीछे क्या चला गया, देखें अब समझना मेन मुद्दा। 1857 के कानून के बाद अंग्रेज, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1858 का कानून पास किया। उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस कानून में सबसे मेन पॉइंट ये था कि चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल गया था कि अब भारत में ऐसे नहीं रह सकते, अब भारत में ऐसे नहीं रह सकते, अब भारत में हमको कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी, तभी इंडिया में जिंदा रह सकते हैं। अंग्रेजों को फील हो गया, तो इसके लिए देखो अंग्रेजों ने सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी। मतलब 1858 के एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। ठीक है यहां तक। और इसकी जगह भारत में क्राउन का रूल शुरू हो गया, यानी कि महारानी का शासन शुरू हो चुका था, या राजा का शासन शुरू हो चुका था। यानी कि अब 1858 में भारत रियल में गुलाम बना है। इसलिए 1858 से पहले कंपनीज रूल होता है, कंपनी का शासन था। 1858 के बाद इंडिया में क्राउन रूल था, क्राउन रूल था। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, क्राउन का रूल शुरू होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी है पहले। नेक्स्ट, साथ ही जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, उसका नाम बदलकर वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब आप सुनो, यहां पर गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 1858 के बाद भी गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग होता रहेगा। इसका मतलब जो, वैसे मान लो मैं था लॉर्ड कैनिंग, इस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर उसे वायसराय बनाया। लेकिन आने वाले आगे के गवर्नर जनरल को भी आगे, यार जितने भाई लो आप लोग, यार ये अननेसेसरी कमेंट मत करो यार, क्यों आप अपना टाइम पास कर रहे हो। होता क्या है कि इधर जो मैसेज आते हैं ना, लगातार एक दो मैसेज आए जो काम के हैं, मैं उनको रिप्लाई भी दूं, इतने मैसेज आ रहे हैं, उनको रिप्लाई देना मेरे लिए संभव नहीं है। इससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है। आप लोग खुद तो पढ़ते नहीं है यार, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते यार। अगर वास्तव में आप लोग अगर सिंसियर नहीं हो ना, मतलब अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आप अपने माता पिता के बलिदान को समझ नहीं पाते। आप टाइम पास कर रहे हो और आपके माता पिता आपके लिए संघर्ष करते होंगे, करते ही हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए संघर्ष करता है। और अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के संघर्ष को नहीं समझता और फिर भी अपनी ज़िंदगी में टाइम पास करता है, तो मुझे मानना चाहिए, मैं कहता हूँ कि ऐसे बच्चे को पानी में डूब मर जाना चाहिए। कोई बच्चा अगर अपने लिए टाइम पास कर रहा है और उसके माता पिता स्ट्रगल करके कमा के उसके लिए लाते हैं कि मेरा बच्चा जो है एक दिन मेरे सपने को पूरा करेगा, और उसके बाद भी
अगर आप अपने माता पिता के बलिदान का त्याग करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको पानी में, चिल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी औलादों पर तो। बट मैं क्या करूं यार, अब तुम लोग समझ में नहीं आ रहा। चले आगे, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट। अब ये पूरा एक मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने बहुत अच्छा सा, उसमें समझाऊंगा, लेकिन अभी तो पहले यहाँ समझा रहा हूँ। इसमें दूसरा काम यह हुआ था, यहाँ पर एक नया ऑफिस बनाया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के लिए राज्य सचिव का पद। ये जो राज्य सचिव का पद था, ये लंदन में रहता था, मतलब ये जो पोस्ट थी, ये लंदन में बैठ के काम करता था, ठीक है। और वायसराय इंडिया में रह के काम करता था। अब आपको बताऊंगा एक डायग्राम के थ्रू, बस इतना समझे। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया, नेक्स्ट। और इस वक्त एक पोस्ट बना दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, याद आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दो काम, पिट्स इंडिया एक्ट में कल की क्लास में देखना, दो काम थे, कॉमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर। तो उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। ये दोनों के दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिए गए। ये था 1858 का एक्ट। और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी है और भारत पूरी तरह से गुलाम बन चुका है, ठीक है। अब आप सुनो आगे को, अब आगे की कहानी देखें। अब मैं एक डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये देखना कि इंडिया अब गुलाम कैसे है, पूरी तरह से गुलाम कैसे है। देखें, इधर समझना, यहां पर है ग्रेट ब्रिटेन, यहां पर, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन में दो टाइप की बॉडी थी, दो टाइप की बॉडी थी। एक ब्रिटेन का राजा हुआ करता था, पूरा सीन समझना, 2-3 मिनट लगेंगे बनाने में, लेकिन सिस्टम समझ में आ जाएगा। राजा था। एक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। और ये जो ब्रिटेन का राजा था, इसको सलाह देता था, ये मतलब असिस्ट करता था। इसका मतलब राजा के नाम से ब्रिटेन चलता था, लेकिन रियल में ब्रिटेन को प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद चलाती थी, ठीक है यहाँ तक। अब इसी बीच में यहीं पर ब्रिटेन में एक पद बनाया गया था, इसी मंत्रिपरिषद में एक पद बनाया गया था। उस मंत्री पद उस पद का नाम था सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैंने अभी बताया था आपको, राज्य सचिव, ये एक पद है। जो ये पद था, ये लंदन में रहता था। अब ये समझो, ये ब्रिटेन का एक मंत्री था, एक ब्रिटेन का मंत्री था। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनकी मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, निर्मला सीतारमन हैं। ऐसे ही वहां पर एक पद बनाया था। कब बना ये पद? 1858 में। कब बना है? 1858 में। और इसका काम क्या था? लंदन में बैठ के भारत पर नजर रखना। लंदन में बैठ के ये इंडिया पर नजर रखेगा। अब इधर आ जाओ, अब सीन क्या देखे। और इंडिया जो चलाएगा, वो चलाएगा वायसराय। और वायसराय का ही दूसरा नाम था गवर्नर जनरल। इसी गवर्नर जनरल को नाम बदल कर क्या दिया है? वायसराय। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया गया। लेकिन फिर भी आगे के कानूनों में भी गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ही कहा जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो सुनना। एक्चुअली था क्या, मान लो मैं ही गवर्नर जनरल हूं, मैं ही वायसराय हूं। तो होता क्या था कि जो गवर्नर जनरल होता था, तो जो भारत के लिए जो आदेश जारी करेगा, मतलब इंडिया के लिए जो ऑर्डर इश्यू करेगा, वो नाम लिखेगा गवर्नर जनरल। मान लो इस गवर्नर जनरल ने एक आदेश कानपुर के डीएम को दिया, तो नीचे साइन करेगा, लिखेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यही गवर्नर जनरल अगर ब्रिटेन के राजा को लेटर लिखेगा, तो वहां पर लिखेगा लॉर्ड कैनिंग वायसराय ऑफ इंडिया। मतलब ये दोनों नाम एक ही आदमी के हैं, बस फर्क इतना था, गवर्नर जनरल जो शब्द था, ये इंटरनल मामलों के लिए है, आंतरिक मामलों के लिए है। और वायसराय जो जब शब्द था, ये एक्सटर्नल मामलों के लिए है। फिर भी ये गवर्नर जनरल शब्द आगे तक चलता रहेगा, यही मेन चेंज था बस, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब सुनो, लंदन में बैठ के कौन चलाएगा? ये। इंडिया में बैठ के इंडिया कौन चलाएगा? वायसराय, गवर्नर जनरल। अब इंडिया को उस वक्त बांटा था बहुत सारे प्रोविंस में। प्रोविंस, प्रांत बोलते थे इसको हिंदी में।
और प्रांतों का जो हेड होता था वो होता था गवर्नर, राज्यपाल कहते थे। जैसे मान लो इंडिया चलाएगा वायसराय या गवर्नर जनरल, यूपी चलाएगा गवर्नर, जैसे आज आनंदीबेन पटेल होती है, ऐसे ही पहले पीटर होता होगा। क्लियर हो गया यहां तक? अगला सुनो। और प्रोविंस के अंडर में होते थे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जिले, और जिले का हेड बनाया था डीएम या कलेक्टर। ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होती थी पुलिस, क्योंकि अंग्रेजों के लिए मेनली पुलिस ही थी। अंग्रेजों का उद्देश्य तुम्हारे लिए सड़कें, अस्पताल, हॉस्पिटल तो बनवाना था नहीं, या स्कूल बनवाना तो था नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को तुम्हारे कल्याण से मतलब नहीं था, अंग्रेजों को तो सिर्फ तुम्हें लूटना था। इसीलिए पुलिस को अंग्रेजों ने बहुत फोकस किया। और पुलिस का हेड होता था एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और पुलिस के अंडर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के अंडर में थाने होते थे, पुलिस स्टेशन होते थे, इसी को हिंदी में थाने कहते थे। और इसी का हेड होता था दरोगा। उस टाइम पे अंग्रेज इसको दरोगा कहते थे, आज की डेट में इसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं। और थाने के अंदर में चौकी होती थी या बीट होती थी, चौराहे होते थे, उनके अंडर में, दरोगा के अंडर में कांस्टेबल होते थे। अब देखो क्या हुआ, अब कंट्रोल कैसे करेंगे इस पे, देखे सुने। मान लो कानपुर के एक चौराहे को कांस्टेबल चलाएगा, लूटेगा जनता से, और ये कांस्टेबल जवाब देगा दरोगा को, दरोगा जवाब देगा एसपी को, एसपी जवाब देगा डीएम को, डीएम जवाब देगा गवर्नर को, गवर्नर जवाब देगा इसको, और ये जवाब देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और ये जवाब देगा पीएम को, ब्रिटेन के, और पीएम जवाब देगा क्राउन, राजा को। इसी को कहते थे क्राउन्स रूल, कि अल्टीमेटली शासन किसका है? राजा का शासन है। 1857 के बाद, क्रांति के बाद, अंग्रेजों ने यहीं पर कंट्रोल कर लिया, और इसी से कहते हैं कि यहां से सम्राट का शासन शुरू होता है। और 1858 के बाद भारत ऐसे चलेगा। अब बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट है? इतने में किसी को कोई डाउट है? क्या हुआ है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि 1857 के बाद 1858 में क्या हुआ। ये 1858 का सीन है। अब इसको मिटा देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो करो, अब देखें। अब 1857 के 58 में अंग्रेजों ने भारत को पूरा गुलाम बना लिया, यानी इंडिया पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में चला गया है। अब इंडिया में अंग्रेजों ने यह हाल किया 1857 के बाद कि इंडिया के लोग डर गए। जैसे कैसे डर गए? जिन जिन एरिया में 1857 की क्रांति हुई थी, जिन जिन एरिया में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उन एरिया में जिन्होंने आंदोलन किया था गांव देहातों में, उन सबको अंग्रेजों ने पकड़ पकड़ के मारा है। और लोगों के दिलों में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि लोगों ने अगले 30-40 सालों तक अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन ही नहीं किया। क्यों? जैसे मान लो किसी गांव में किसी ए नाम के व्यक्ति ने आंदोलन किया था, तो अंग्रेज घोड़े पर गए और एक रस्सी पे उस इंसान को बांधा और घसीटते हुए उसको लेते गए। मतलब उसको 10-10 किलोमीटर तक ऐसे ही घोड़े से खींचते चले गए, तब तक खींचा जब तक कि वो मर नहीं गया। अब सोच के देखो, अंग्रेजों ने ऐसा अगर किसी एक आदमी के साथ कर दिया और गांव में उसकी डेड बॉडी छोड़ दी बाद में, और फिर बोला कि अब अगर किसी ने आवाज उठाई तुमने, तो तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। भारत के लोगों को इतना डरा दिया कि इंडिया में अगले 30-35-40 सालों तक कोई आंदोलन होने की गुंजाइश ही नहीं होती। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है? अब मेन इवेंट पे आता हूं। मेन इवेंट ये आया कि 1885 में एक टीम बनती है। उस टीम का नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस बनाई गई थी, इस कांग्रेस के थोड़े से डिटेल देता हूं जिससे क्लियर हो जाए, एक ही बार में, एक ही चित्र में समझाऊंगा। देखें, एक्चुअली इंडियन नेशनल जो कांग्रेस बनी थी, उसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 1885 में हुआ था, 1885 में।
कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। वैसे पूना में होना था, बट पूना में प्लेग फैल गया था या हैजा फैल गया था, इसलिए पूना में हो नहीं पाया था। नेक्स्ट, उसके बाद जो दूसरा सम्मेलन हुआ वो कलकत्ता में हुआ था 1886 में। उसके बाद जो तीसरा सम्मेलन हुआ वो मद्रास में हुआ था 1887 में। उसके बाद जो चौथा सम्मेलन हुआ वो इलाहाबाद में हुआ था, उस टाइम इलाहाबाद ही बोलते थे, इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। और उसके बाद जो पांचवा सम्मेलन हुआ था वो फिर बंबई में हुआ था 1889 में। देखिए, जानबूझ के अंग्रेजों ने कांग्रेस के शुरुआत के 4-5 सम्मेलन अलग अलग दिशाओं में करवाए, ताकि ये फील हो सके कि ये कांग्रेस जो है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, पर्टिकुलर किसी एक एरिया की पार्टी नहीं है। अगर कांग्रेस के सारे सम्मेलन केवल केवल बंबई में, पहला, दूसरा बंबई में, तीसरा बंबई में, चौथा बंबई में, पांचवा बंबई में, तो सब यही तो कहते कि कांग्रेस केवल पश्चिमी भारत की पार्टी है। या अगर सारे सम्मेलन कलकत्ता 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 में होते तो सब ये कहते कि कांग्रेस सिर्फ पूर्वी भारत की पार्टी है। इसीलिए जानबूझ के ये चाल चली गई कि कांग्रेस को पूरे भारत की टीम बनाया जाए। इसीलिए कांग्रेस के शुरुआत के सम्मेलन पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर। ये समझ में आ गया? याद हो गया होगा आपको लगभग। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई। ठीक है? यहां तक आगे आ जाए। अब आगे सुनो। इसी के साथ इन पांचों सम्मेलनों के शुरुआत के अध्यक्ष जो थे वो देखिए अलग अलग धर्मों से रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ही धर्म के पांचों रख दिए जाते तो ये लगता कि कांग्रेस केवल एक ही धर्म की पार्टी है। इसीलिए जानबूझ के कांग्रेस पर एक ही धर्म का ठप्पा ना लग जाए, इसीलिए कांग्रेस को अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों से लीड कराया गया है। अब से देखते हैं कैसे। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो थे एक बंगाली हिंदू थे। दूसरा, दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम थे। जॉर्ज यूल ये एक ब्रिटिश अंग्रेज था और क्रिश्चियन था। और बैडरबर्न भी क्रिश्चियन यानी ईसाई था। देखो, 85 में बैनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी, और 88 में जॉर्ज यूल, और 89 में विलियम बैडरबर्न। क्लियर हो गया? ये पांचों के पांचों शुरुआत के हैं। देखो, हिंदू, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। इसलिए जानबूझ के, ताकि कांग्रेस के ऊपर किसी एक धर्म का ठप्पा ना लग जाए, या कांग्रेस के ऊपर पर्टिकुलर किसी एक स्थान या किसी एक प्लेस का ठप्पा ना लग जाए। इसीलिए जानबूझ के कांग्रेस को अलग अलग धर्मों और अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट कराया गया है। इसीलिए अब आपकी बता दूं, कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि कांग्रेस जो थी वो सेफ्टी बल्ब के रूप में काम करती थी। ये सेफ्टी बल्ब के रूप में कैसे काम करती थी? तो ऐसे समझो, अंग्रेजों को ये अंदाजा लग गया था कि 1885 के आसपास भारत के कुछ लोग जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने कहा, इससे पहले कि भारत के लोग आंदोलन करें, एक ऐसी टीम बना दो जो इस आंदोलन को दबा दे। मान लो ये भारत के लोग, यानी आप लोग मान लो इंडिया के हो, और कोई एक अंग्रेज है और तुमने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, तो अंग्रेज अगर तुमसे कहेंगे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तो तुम शांत नहीं होगे। लेकिन अगर तुम्हारे ही मम्मी पापा या तुम्हारे ही घर के या गांव के लोग कहेंगे चलो शांत हो जाओ, तो आप शांत हो जाओगे। इसीलिए कांग्रेस जानबूझ के बनाई गई थी, ताकि लोग जो कांग्रेस के सीनियर मेंबर होंगे, अच्छे अच्छे दार्शनिक व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसीलिए ताकि अगर भारत के लोग आंदोलन करेंगे तो कांग्रेस कह देगी कि आप लोग शांत हो जाइए। इसी को प्रेशर कुकर का सिद्धांत या इसी को सेफ्टी बल्ब भी कहते हैं। ताकि कांग्रेस सेफ्टी बल्ब के रूप में आई थी, ताकि अगर आंदोलन होगा तो कांग्रेस दबा सके। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोले, फिर आगे चलो। अब देखो, कांग्रेस जब 85 में बन गई तो भारत में कोई आंदोलन होएगा ही नहीं। जो छोटे मोटे लोगों ने कुछ ने आवाज उठाई तो कांग्रेस ने यह कह दिया शांत हो जाओ, शांत। बस इसीलिए लोग शांत हो जाते थे। और कांग्रेस कहती थी कि कोई भी बात अंग्रेजों से होगी तो हम अंग्रेजों पर बात करें, अंग्रेजों से हम प्यार से बात करेंगे। बताइए, यहां तक कोई डाउट है या फिर आगे चले? आप यस और नो लिख दीजिए। कंफ्यूजन है तो बोलो यस, और नहीं है तो मना कर दो, तो फिर मैं आगे बढ़ू जल्दी। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि लेवल लेवल पूरा पार्ट खींचूं आज, अगर फिर भी नहीं हो पाया तो जहां तक भी संभव होता वहां तक चलूंगा। चले फिर आगे। क्लियर है? आगे आ जाए। अब सुनो क्या होता है।
अब 1885 में कांग्रेस बनती है और लगभग लगभग 85 के अगले 20 सालों तक भारत में कोई भी आंदोलन के चांस नहीं होंगे। अब अगला बड़ा विस्फोट क्या होता है वो देखते हैं। आ जाए, देखिए। हाँ, एक बात पहले ही बता देता हूँ। देखिए, 1857 का आंदोलन मेनली इसलिए भी फेल हुआ था। 1857 का जो आंदोलन था वो मेनली इसलिए भी फेल हुआ था क्योंकि ये भारत का मानचित्र है। 1857 की क्रांति पूरे भारत में नहीं हुई है। 1857 की क्रांति केवल इतने एरिया में हुई थी। महाराष्ट्र के 1857 की क्रांति केवल इतने एरिया में हुई है, जैसे महाराष्ट्र के सतारा में, नेक्स्ट कलकत्ता में, बैरकपुर में, पटना आरा में, और इधर बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, झांसी में, ग्वालियर में, दिल्ली में, मेरठ में, बरेली में। केवल आंदोलन केवल इतने एरिया में हुआ था। तो ये संभव ही नहीं था कि इतने एरिया का आंदोलन पूरे भारत को सफल बना देगा। यही आंदोलन अगर पूरे भारत में होता तो अंग्रेजों को नानी भी याद आ जाती नाना के साथ में। इसलिए अंग्रेज यहाँ पर भारी पड़ गए और भारत कमजोर पड़ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के बाद में ये जो रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है आपके सामने, रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है, इतने एरिया को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था। इतने एरिया को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था। ये पूरा एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था। केवल मैंने रेड वाला बोला है, मतलब अंग्रेजों ने 1857 के बाद यानी 1858 में जब महारानी का शासन शुरू हुआ तो महारानी ने पूरे भारत को गुलाम नहीं बनाया, केवल उतने एरिया को गुलाम बनाया था जो इसमें रेड रेड कलर में दिखाई दे रहा है। और जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है उस एरिया में राजाओं का शासन था, वो देसी रियासतें थी। यानी कि जैसे राजपूताना जो राजस्थान का हिस्सा था वो देसी रियासत थी। ठीक है, ये जितने भी व्हाइट व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं वो सब राजाओं के कब्जे में थे, और जो लाल लाल कलर वाले दिखाई दे रहे हैं वो सब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए थे। नेक्स्ट, अब आ जाओ मेन। अब क्या होता है इसी बीच में, यहीं पर इस वाले पार्ट को, इसी बीच में अब एक पंगा होगा। पंगा क्या है, यहां पर एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, गौर से सुनना, गवर्नर जनरल है जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इस लॉर्ड कर्जन ने एक खेल खेला था बहुत बड़ा। वो खेल क्या खेला था, उस टाइम पर एक बंगाल नाम का प्रोविंस था, एक बंगाल नाम का प्रांत था। जैसे आज की डेट में भारत में मान लो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ऐसे ही एक बंगाल नाम का प्रांत होता था या राज्य होता था। ये बंगाल जो था, ये पूरा जो दिखाई दे रहा ग्रीन रेड, ये जो कलर, ये कौन सा तो क्या ये जो भी है, ये सारा कलर ये जो था ये पूरा का पूरा बंगाल था। और लॉर्ड कर्जन चाहता था कि इंडिया के लोगों को आपस में मार दो, इंडिया के लोगों को आपस में लड़ा दो। और लड़ाओगे कैसे, तो धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई करा दो आपस में, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ कर दो और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ कर दो। तो ऐसा तभी हो सकता था जब इनमें कुछ विवाद पैदा किया जाए। तो उसने क्या करा, 1905 में ये जो पूरा बंगाल था इस बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, और इधर का जो हिस्सा कहलाया, इधर वाला जो हिस्सा कहलाया इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, और इधर का जो हिस्सा कहलाया, लिखा तो है, इसको ईस्ट बंगाल कहते हैं। ये ईस्ट बंगाल था और ये वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल की जो आबादी थी वो मेनली इधर, इधर वाले की मेनली हिंदुओं की थी, मेनली बोला है मैंने। और इधर की जो आबादी थी वो मेनली मुस्लिम आबादी थी। तो इसने जानबूझ के दीवार बीच में से इसलिए करी ताकि इधर मुस्लिम हो जाएंगे और इधर हिंदू हो जाएंगे। नहीं है तो आप इधर पढ़ो, देखो ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ये पूरा हिस्सा एक था। ठीक है, इसमें मुस्लिम आबादी कितने परसेंट है, 58% है। और इधर देखो ये वाला जो बंगाल का हिस्सा है इसमें जो मुस्लिम आबादी जो है वो 16% है इधर वाले में केवल। क्लियर है यहाँ तक। और बाकी जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम हिंदू थी। तो लॉर्ड कर्जन ने जानबूझ के इस बंगाल के दो टुकड़े इसलिए किए, ये इधर हो गया पश्चिमी बंगाल, इधर हो गया पूर्वी बंगाल। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। और इसी का कॉन्सेप्ट था फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो चाह रहा था कि कैसे भी करके तुमको दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए, इनको फील कराया जाए कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों का विकास नहीं हो सकता, और मुसलमानों को फील कराया जाए कि मुसलमान हिंदुओं के साथ तरक्की नहीं कर सकते। और इसी चाल के कारण एक पंगा पड़ता है। यहीं पर क्या हुआ, जैसे ही हिंदू और मुसलमान के बेस पे इसको बांटा गया, इसी बीच भारत में एक आंदोलन शुरू हो गया 1905 में ही उसे स्वराज, उसी को स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं।
ये 1905 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ जाना। और भारत के लोगों ने यह आंदोलन इस पूरे इलाके में कर दिया और कहा कि जितनी भी चीजें अंग्रेजों ने जो बनाई हैं उन सबको बायकॉट करो, उनका बहिष्कार करो और अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करो, अपनी देसी चीजें अपनाओ, स्वदेशी मतलब स्वयं के देश की चीजें अपनाओ। और इसी का परिणाम यह हुआ कि भारत में इस पूरे इलाके में आंदोलन हो गया। जैसे ही आंदोलन हुआ, ब्रिटेन के राजा को पता चल गया कि भारत के लोग आंदोलन कर चुके हैं। तो जैसे ही ब्रिटेन के राजा को पता चला भारत के लोग आंदोलन कर चुके हैं, तो ब्रिटेन के राजा इससे नाराज हो गया। ब्रिटेन के राजा ने लॉर्ड कर्जन को वापस बुला लिया और कह दिया कि तू रहने दे, अगर तेरे चक्कर में कहीं आंदोलन दोबारा हो गया तो 1857 जैसी क्रांति हो जाएगी। तो तुरंत के लॉर्ड कर्जन को वापस बुलाया और लॉर्ड कर्जन को लंदन बुला लिया और इसकी जगह पर एक नया गवर्नर जनरल बना के भेजा जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो। अब सीन समझना, अब कहानी को अब रटना नहीं, अब यहां से अब ये आएगा जो मूवी की तरह चलेगा अब ये पूरा। लॉर्ड कर्जन ने जैसे ही बंगाल का विभाजन करवाया, हिंदू मुसलमानों में दरार डाली। इसी से क्या होता है, भारत में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ। इस स्वदेशी मूवमेंट की जो चिंगारी थी वो ब्रिटेन तक पहुंची और ब्रिटेन डर गया और इसलिए ब्रिटेन ने लॉर्ड कर्जन को वापस बुला लिया और लॉर्ड कर्जन की जगह नया गवर्नर जनरल भेजा, लॉर्ड मिंटो। चले आगे। अब लॉर्ड मिंटो जैसे ही आया तो सबसे पहले तो लॉर्ड मिंटो इस वाले बंगाल में जाता है। इस वाले बंगाल में लॉर्ड मिंटो ने आंदोलन जो था वो शांत करा दिया। लेकिन जब इस वाले बंगाल के अंदर पहुंचता है तो लॉर्ड मिंटो को देख के लोग नारा लगाने लगते हैं और नारा लगा के कहते हैं अंग्रेज मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद, लॉर्ड मिंटो मुर्दाबाद, लॉर्ड कर्जन मुर्दाबाद। तो लॉर्ड मिंटो ने उन सबसे कहा क्या बात है, आप लोग क्यों नाराज हो, ये बताओ। किधर बोल रहा है लॉर्ड मिंटो? ईस्ट बंगाल के इलाके में। मैंने फिर बोला, लॉर्ड मिंटो किधर बोल रहा है? ईस्ट बंगाल के इलाके में जाके बोल रहा है कि क्यों नाराज हो आप लोग। तो ये लोग कहते हैं कि इसीलिए नाराज हैं क्योंकि तुमने इधर हिंदू मुसलमानों को बांट दिया और मुसलमानों को रिप्रेजेंट कौन करेगा अब? मतलब कम से कम कांग्रेस थी तो कांग्रेस भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब तुमने मुसलमानों का एरिया अलग कर दिया तो मुसलमानों को अगर दिक्कत होगी तो मुसलमान अपनी बात कैसे रखेंगे तुम्हारे सामने। तो मिंटो ने कहा तो चाहते क्या हो तुम ये बताओ। उसने कहा हमारे को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा तो तुम लोग अपनी एक टीम बना लो, चलो। लॉर्ड मिंटो ने कहा तो तुम लोग अपनी एक टीम बना लो। किधर बोला है लॉर्ड मिंटो ने? ईस्ट बंगाल में। अपनी एक टीम बना लो। और यही जो टीम बन के आई वो आगा खां, दो व्यक्ति है नाम बोल रहा हूं, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इन दोनों ने एक टीम बनाई। इसी को मुस्लिम लीग कहते थे। और यही मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, ध्यान रखना 1906 में बनी थी। दोबारा सुनो, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया। इसी का परिणाम स्वदेशी मूवमेंट हुआ। इस स्वदेशी मूवमेंट का परिणाम यह हुआ कि लॉर्ड कर्जन को वापस बुला लिया और लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो आया। और लॉर्ड मिंटो ने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा हमारी बात कौन रखेगा। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा कि तुम अपनी टीम बना लो। और यही टीम भारत मुस्लिम लीग के रूप में सामने आई। किसने बनाई थी? दो व्यक्ति थे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। इसलिए ये याद रखना कि जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी वो कर्जन के द्वारा नहीं बनवाई गई थी, मिंटो के द्वारा बनवाई नहीं है, मिंटो ने सपोर्ट किया था बनवाने में केवल। इतने में कोई डाउट है? 1906 तक बोलो, 6 तक, 1906 तक। चले आगे, ये डाउट है कोई तो बता दो। कोई डाउट नहीं है? हाँ या ना? या ये नेट स्लो चल रहा है, क्या हो रहा है ये? हम्म? एक बार मैडम से बोल दो, वहाँ सही कर देंगे उसको। ऑफिस में ऊपर जाके बोल दो, सही हो जाएगा वहां से ऊपर। कोई कंफ्यूजन है या चले आगे? कोई डाउट नहीं है? हेलो, अब देखो दोबारा सुनना। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। 1905 में बंगाल के टुकड़े हुए दो भागों में, ठीक है। नेक्स्ट, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। किसने बनाई थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। बनवाई किसने थी? मतलब सपोर्ट किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। अब आते हैं 1907 में। अब सुनो, 1907 में जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, पंगा पड़ेगा। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन हो रहा था सूरत में। कहां पर हो रहा था? सूरत में। सूरत जो सम्मेलन था, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। गौर से सुना, रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष सम्मेलन में खड़े हुए थे, स्टेज पे अध्यक्ष थे
और बाकी पूरे के पूरे लोग नीचे जमीन पर बैठे हुए, मतलब जमीन पर मतलब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तो रास बिहारी घोष जैसे ही अध्यक्ष पद थे ही, तो रास बिहारी घोष ने जैसे ही अध्यक्ष पद का भाषण पढ़ा और उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने मुझे इस सम्मेलन के लिए अध्यक्ष अपॉइंट किया है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरा, इस बार हमारी अंग्रेजों से ये मांगे होंगी कि हम अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखेंगे कि हमें विधानमंडल में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हमारी अंग्रेजों से ये मांग होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में डिस्कशन करने का चर्चा प्राप्त कर सकें। हमारी अंग्रेजों से ये मांग होगी, जैसे ही रास बिहारी घोष बार बार बोल रहे थे हमारी ये मांग होगी, ये मांग होगी, ये मांग होगी, तभी वहां पर 3 व्यक्ति जो बैठे थे मतलब कुर्सियों पर, वो 3 खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं घोष, वो कहते हैं क्या हुआ घोष, ये तुमने क्या बोला अभी? उसने कहा मतलब तुमने अभी क्या बोला कि हमारी अंग्रेजों से ये मांग होगी? हाँ, और क्या बोलूं? तुम पिछले, जब से कांग्रेस बनी है 1885 से लेके आज 1907 हो रहा है, 22 साल हो गए। 22 सालों में कांग्रेस ने हमेशा अंग्रेजों से क्या बोला कि ये मांग होगी, ये मांग होगी, ये मांग होगी, ये मांग होगी। क्या हम भिखारी हैं? क्या हम अंग्रेजों से भीख मांग रहे हैं? क्या ये देश हमारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे छीन कर रहेंगे, नहीं देंगे तो छीन लेंगे उनसे। रास बिहारी घोष ने बोला तो ऐसे बात करोगे इनसे? हाँ, ऐसा ही करेंगे। बस इसी में पंगा पड़ गया। ये जो 3 व्यक्ति थे, इनका नाम था लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों को बोलते हैं लाल वाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाल वाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये 3 जो थे, ये 3 कहते हैं, ये 3 नारा देते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे छीन लेंगे, नहीं दोगे तो पिटोगे। बस यहीं से एक पंगा पड़ता है कि ये फैन बंद कर देना पंखे। यहीं से एक पंगा पड़ता है कि ये जो 3 जो लोग थे, इनकी तरफ आधी कांग्रेस हो गई और जो रास बिहारी घोष थे उनकी तरफ आधी कांग्रेस हो गई। कांग्रेस 2 भागों में बट गई। इसी को कहते हैं, जो लाल बाल पाल की तरफ थे ये थे उग्रवादी, और जो इधर थे वो थे उदारवादी। उग्रवादी को कहते थे एक्सट्रीमिस्ट और जो उदारवादी थे उसे कहते थे मॉडरेट। मतलब कांग्रेस 2 भागों में बढ़ी, उदारवादी उग्रवादी, या मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, या गरम दल नरम दल, और कांग्रेस टूट गई। इसी को कहा जाता है सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन। मतलब कांग्रेस को भी 2 टुकड़े हो गए। अब देखो कांग्रेस, अब देखो अंग्रेजों की चाल, बंगाल के भी 2 टुकड़े कर दिए, मुस्लिम लीग भी बना दी हिंदुओं से अलग करके, और कांग्रेस भी तोड़ डाली 2 भागों में। बस जैसे ही लॉर्ड कर्जन को व्हाट्सएप पर खबर पहुंची कि कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हो गए, लॉर्ड कर्जन ने कहा अब मजा आएगा देश में। क्यों? क्योंकि अब भारतीय लोग टूटने लग गए। बंगाल के टुकड़े हुए, हिंदुओं से मुस्लिम लीग अलग हो गई, और कांग्रेस के भी 2 पीस हो गए। ये वही वाला हाल हो गया जब एक घर में 2 भाई होते हैं और दोनों भाई जब लड़ते हैं ना तो पड़ोसी ताली बजाता है। सेम कंडीशन थी यहाँ पर। तो भारत लड़ रहा था, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होना शुरू होने वाली थी, और इसी बात को भैया ये कौन लिख रहा है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री नहीं है वो, लाला लाजपत राय है। यार तुम तो मेरे कॉन्सेप्ट भुलवा दोगे, नई इतिहास लिखे दे रहे हो तुम तो अपना। यार समझ में आ गया यहाँ तक? अब 1907 तक 2 भाग बढ़ चुके थे इसके। यहां से आगे चले नेक्स्ट। अब आता है 1909 का अधिनियम, 1909 का एक्ट। आ जाओ। देखें 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। पहला क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं क्यों? अब इधर सुन लो। मिंटो कौन था? बताया ना मैंने अभी, गवर्नर जनरल आया था लॉर्ड कर्जन के बाद, वो। मॉर्ले कौन था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले बताया था आपको कि इस वक्त अंग्रेजों ने एक पद बनाया था 1858 में। वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले बोला था जो लंदन में बैठता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इस टाइम 1909 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले नाम है इसका पूरा। और इसी मॉर्ले और मिंटो के कहने पे यह कानून आया था, इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट। और इसी कानून में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। मतलब किसको दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट? मुसलमानों को दिया था। मतलब मुसलमानों के अलग से चुनाव होंगे। इसका मतलब यह हुआ, ऐसे समझो जैसे आज की डेट में क्या होता है, कानपुर में चुनाव हो रहे हैं, तो कानपुर में जब चुनाव हो रहे हैं तो सब लोग वोट डाल रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब डाल रहे हैं।
लेकिन यहां पर जो मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, इसका मतलब यह हुआ कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, सिर्फ मुसलमान ही खड़े होंगे चुनाव में, और मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही वोट डालेंगे। मतलब जो सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व होगी उसमें ना तो कोई और खड़ा हो सकता है और ना ही कोई और वोट डाल सकता है। क्लियर हो गया यहां तक? चलें आगे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट था। दूसरा सेंट्रल, अब ये तो सब काम करेंगे आगे की जो है ना, बस इसे थोड़ा, ये वाला मेन काम का है आपका, इस वाला पॉइंट का। तो 1900, अब दोबारा आ जाओ एक बार। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस के दो टुकड़े। 1909 में क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को। आपसे पूछा जाए सेपरेट इलेक्टोरेट का फादर कौन है, तो ये मिंटो है, मिंटो। अगर ये पूछा जाए सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लेके कौन आना चाहता था, तो लॉर्ड कर्जन लाना चाहता था। क्योंकि शुरुआत किसने करी थी फूट डालो राज करो की? कर्जन ने। लेकिन रियल में ये कॉन्सेप्ट जो आया जिसके टाइम पे, वो कौन था? मिंटो। इसलिए फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो कहा जाता है वो मिंटो कहा जाता है। चले आगे। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? कुछ कंफ्यूजन हो तो जल्दी बोलो। कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ो। अब बताओ एक क्या कमेंट कर रहा है ये कि सर ये विदेश में युद्ध क्यों चल रहा है, मैं ही तो चलवा रहा हूँ। हैं? भैया ये लाइट तो ऑन है, बट बता रहा हूँ ना, इंटरनेट की थोड़ा सा स्पीड स्लो चल रही है। अब क्यों स्लो चल रही है अब कह नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ कल तक तो सही थी, अभी तो कुछ टेक्निकल इश्यू होगा थोड़ा बहुत, तो वो इसलिए आपको लग रहा होगा। लाइट तो ये सारी ऑन है। ठीक है, ऑनलाइन में बस यही तो प्रॉब्लम है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक तो ऑनलाइन में पढ़ाने में वो मजा नहीं आता। मतलब मैं जो तुम्हें ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ नो डाउट, लेकिन यही टॉपिक अगर तुम मुझसे क्लास में पढ़े होते ना तो तुम पागल हो जाते। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि एक अंदर मतलब एक हेजिटेशन सा होता है। जब सामने बच्चे होते हैं तो उनका दीदार करते करते समझ में आ जाता है कि तुमको समझ में आ गया या नहीं आया। अब ऑनलाइन में तो यार फालतू कुत्तों की तरह भौंकते रहो, मतलब उठा के, मालूम ही नहीं पड़ रहा पल्ले पड़ रहा है तुमको, नहीं पल्ले पड़ रहा, इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा होगा आपको। चले आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आ जाओ। देखें मैंने 1909 तक का सीन क्लियर कर दिया। अब 1909 के बाद आता है 1911। 1911 में क्या होता है? आ जाओ। 19, अरे यार, 1911 में भारत में एक दिल्ली दरबार आयोजित होता है। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्यों आयोजित हुआ था वो सुनो। एक्चुअली ब्रिटेन के राजा थे, राजा का नाम था जॉर्ज फिफ्थ। राजा का नाम था जॉर्ज फिफ्थ। फिफ्थ मतलब पांचवा था, ये जॉर्ज नाम से रहे होंगे चार और पहले, तो ये पांचवें नंबर का था। तो जॉर्ज फिफ्थ था। तो जॉर्ज पंचम को इंडिया का गवर्नर जनरल, इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग ये गवर्नर जनरल था, इस पर लिख दे रहा हूं। आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक बार आ रहा है तो ठीक है, नहीं मैं बता देता हूं। ये जो लॉर्ड जिसके आगे लिखा है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड टिपन, ये सब के सब ब्रिटेन का एक, मतलब जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ऐसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। पहले का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जितने भी लॉर्ड्स वाले हैं ना वो सब के सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे। यानी कि ये जो लॉर्ड टिंटो पिंटो जो भी हैं, ये सब के सब वहां के मेंबर हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। यहां तक क्लियर हो गया? अब सुनो, इस टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड हॉर्डिंग, और लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली दरबार आयोजित किया था। किसके लिए किया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया था। कहां पे किया था? तो दिल्ली लिखा है तो दिल्ली में किया था। दिल्ली में कहां पे किया था? तो लाल किले के जस्ट सामने चांदनी चौक में। जो लाल किला देखा होगा आपने, लाल किले के जस्ट सामने चांदनी चौक है। चांदनी चौक में जो इधर गुरुद्वारा पड़ता है, आप में से कोई गया हो तो इधर गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारे के सामने हुआ था ये दरबार। अब क्या हुआ, इस दरबार में सारे राजाओं को बुलाया गया था, सारे राजाओं को। और सारे राजा क्यों आए थे? तो उनको सबको इनविटेशन कार्ड भेजा गया था, मतलब भेजा गया होगा संदेश, चिट्ठी विट्ठी सी, और उसमें कहा गया था कि जॉर्ज पंचम और उसकी जो पत्नी है, क्वीन मैरी नाम था उसकी पत्नी का, मतलब जॉर्ज फाइव जो था, इसकी पत्नी जो थी क्वीन, उसका नाम मैरी,
इस मैरी और ये जॉर्ज पंचम का स्वागत हो रहा था यहाँ पर इंडिया में। तो सभी राजाओं को बोल दिया गया था कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में आप सभी लोग आए, आप सभी राजा का सम्मान करें। इंडिया के तो वैसे ही पागल है आधे से ज्यादा। तो वो जो मैरी लिखा हुआ था तो कोई राजा को तो देखने आया नहीं, मैरी को देखने सब भागे आए। सारे के सारे राजा मैरी के चक्कर में आ गए, पहुंच गए चांदनी चौक पे, जितने भी राजा थे। अब हुआ क्या, इंडिया में खुरापाती लोग भी होते हैं। तो हुआ क्या कि एक हाथी था चांदनी चौक में, हाथी के ऊपर जॉर्ज पंचम बैठा था, मैरी बैठी थी। तो इंडिया के खुरापाती तो है ही है, तो इंडिया के लोगों ने क्या करा, हाथी के पैर में कहीं बम बांध दिया, बम बांध दिया छोटा सा। अब वो बम बांध दिया, पागल है इंडिया के आधे से ज्यादा। तो हाथी के पैर में बांधा, तो हाथी बताओ, बम बांधा वो भी हाथी में, तो हाथी को तो कुछ हिला ही नहीं। वो थोड़ी सी आवाज हुई, हाथी ने वो हटा दिया। और उससे क्या हुआ, न तो जॉर्ज पंचम गिरा और ना ही क्वीन मैरी गिरी। इंडिया के लोग इतने खुरापाती दिखाई दे रहे थे यहाँ पर। मतलब विद्रोह करना था या आवाज उठानी थी खिलाफ में, तो आवाज सीधे तो उठाई नहीं गई, ये छोटे से पटाखे से लगा दिए उठा के। अब होता क्या यहाँ पर, इसी दिल्ली दरबार में यहाँ पर 3 आदेश आते हैं, 3 आदेश। पहला आदेश क्या था, पहला था जो लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन करवाया था वो खत्म कर दिया। उसने कहा बंगाल का विभाजन रद्द करो, कोई बंगाल नहीं हो, विभाजन नहीं हो, कोई ईस्ट बंगाल नहीं, कोई पूर्वी बंगाल नहीं, पूरा बंगाल एक ही है। मतलब कोई वेस्ट बंगाल नहीं, कोई ईस्ट बंगाल नहीं, पूरा बंगाल एक ही है। तो ये तो बंगाल का विभाजन खत्म हो गया। दूसरा, आज की डेट में जो रुपया होता है, रुपया जो अपन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा जाए कि ये करेंसी ऑफिशियली भारत में कब शुरू हुई, तो यहां से शुरू होती है। ये पहले ब्रिटिश करेंसी थी, राजा ने बोल दिया आज से करेंसी यहां से ये आएगी। तीसरा आदेश था इसका, भारत की राजधानी अभी तक कलकत्ता थी, इस जॉर्ज फिफ्थ ने राजधानी कैंसिल करके दिल्ली लॉन्च कर दी। यानी यहां भारत की राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली आई थी वो यहां से शुरू होती है। अब आप कहोगे कलकत्ता से दिल्ली क्यों की थी, तो देखो ऐसे इसलिए की थी। है इंडिया था इतना बड़ा, इधर पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये इधर, ये भारत था मान लो, कलकत्ता कहां था, ये रहा। तो इस पूरे राजधानी को यहां से क्या पूरे भारत पर कंट्रोल किया जा सकता था, नहीं। इसीलिए जॉर्ज फिफ्थ ने कहा कि राजधानी बीच में ले जाओ, जिससे पूरे भारत को कंट्रोल कर सकें, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। इसीलिए राजधानी कलकत्ता से कहां गई, इंडिया की लास्ट राजधानी दिल्ली से पहले जो थी वो कलकत्ता थी। कब थी, 1911 तक, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई है। ये था 1911। यहां तक कोई डाउट है किसी को, या आगे चलो, कोई कंफ्यूजन है या नहीं। पहले शुरू करूं, ये कौन सी भाषा लिखी है यार, ये सर जॉर्ज पंचम तो अंग्रेज था, नहीं अंग्रेज नहीं था, भालू था। बताया तो यार, जॉर्ज पंचम अंग्रेज है, राजा है वहां का, तो अंग्रेज ही होगा। कहाँ ये भूटान का होगा क्या। ये कोई बच्चा बोल रहा है कि क्या कहते हैं कि सर नोट्स की पीडीएफ भेज दिया करो। तो देखो अभी मैं 1-2 दिन बाद ना एक टॉपिक कोई, मतलब जो मेन टॉपिक, अभी तो चूंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रही है, मेन टॉपिक पे जैसे ही आऊँगा ना, तो जिस दिन मैं मेन टॉपिक कोई टीच करूँगा, मतलब पढ़ाऊंगा, तो उसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो मैं वो एक प्रैक्टिकल के रूप में भेज दूंगा। तो जो जो पीडीएफ आए उसमें डायग्राम बने होंगे और उसमें कंटेंट लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी। तो आप आगे, चूंकि वो मैंने क्लास में लिखाया है, मतलब लास्ट टाइम क्लास में लिखाया है, जो लास्ट टाइम क्लास में टॉपिक पढ़ाया है, तो सेम टू सेम वही नोट्स में आपको पीडीएफ बना के भेजूंगा 1-2 चैप्टर की। तो आप जब नोट्स तैयार करें तो वैसे ही नोट्स तैयार कर लीजिएगा, आपके कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब आप कहोगे क्लास में नोट्स तैयार करा दो, क्लास में नहीं करा सकता ना, कारण ये है, समझा सकता हूँ। अब मैं आपसे बोलूँ लिखो, अब मैं बोलूंगा लिखो, तो अब मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे। तो इसलिए ऑनलाइन में लिखवाना पॉसिबल नहीं है, समझाना पूरा पॉसिबल है, वो समझा दे रहा हूँ आपको। चले आगे, कोई डाउट नहीं हो तो। ये कौन है सर, फोन उठा लो मेरा एक बार। यार मैं आपको कैसे बताऊं, अभी भी अगर मैं इस फोन को उठा के देखूं तो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो देखना, इसमें सुबह से लेके कम से कम 400 के आसपास मिस कॉल है। कितनी उठाऊंगा आप मुझे बताओ यार, मुझे पढ़ाना भी होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे पास सेंटर में आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा। अब इन सारे इसमें व्हाट्सएप पर ही मैसेज अगर देखोगे ना, तो पिछले कम से कम बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैं खोल के नहीं देख पा रहा हूँ। ये देखो नीचे क्या लिखा है, 56,972।
इतने तो मैसेज का रिप्लाई कहाँ तक करूंगा मैं? अगर 3 आदमी की टीम भी लगाऊंगा तो वो नहीं कर पाएगी महीनों में, और पर डे 7-8 हज़ार आ जाते हैं। अब कोई ये पूछता है कि मेरे खेत पे किसी ने कब्जा कर लिया है, यार मैं कोई भाई तो अगर कोई आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कर लो, मैडम आपकी बात करा देंगे मुझसे। अब बाकी फोन पे ज्यादा नहीं, रियल में सामने आओगे तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ आपसे। चले आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब 1911 तक मैंने आपको समझा चुका, अब आगे आ जाओ। अब देखिए क्या होता है, इसको समझाने के लिए वर्ल्ड का मैप निकालूं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखें, नहीं नहीं इधर नहीं, ये वीडियो है, देखें 1904, देखिए ये ये 1915 है, मतलब इससे पहले के खंडे हैं। अब गौर से सुनना, ये जो रेड रेड कलर वर्ल्ड के मैप में जो दिखाई दे रहा है, इतने एरिया पर अंग्रेजों का कब्जा था। कब था? कब था? तो अंदाज लगा लेते हैं आप 1913-14 के आसपास, मतलब 1913-14 के आसपास अंग्रेजों का करीब करीब इतने एरिया पर कब्जा था, लाल लाल कलर के, मतलब इतने देश अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है यहां तक? अब सीन क्या के लिए क्रिएट होता है, यहां पर शुरू होगा 1914 में वर्ल्ड वार, और ये वर्ल्ड वार चलेगा 1918 तक, ऑन एन एवरेज 14 से 18 तक में। लेकिन यहां पंगा क्या होता है वो सुनना, पंगा क्या है। अंग्रेजों के ये जो रेड कलर है, अफ्रीका वाले, इन सब में भी गुलाम बना रखे हैं देश। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये कनाडा, ये इधर साउथ अफ्रीका है। और बाकी जो रेड एरिया था, यहां पर भी अंग्रेजों ने बहुत एरिया को कब्जे में कर रखा है। अब पंगा क्या है, पंगा वो सुनो। अंग्रेज जानते थे कि यहां पर सोने और डायमंड और हीरे की खाने हैं इस अफ्रीका के क्षेत्र में, लेकिन अंग्रेजों को इन अफ्रीका के क्षेत्रों में लेबर नहीं मिल रही थी सस्ती। तो अंग्रेज चाहते थे कि यहां पर लेबर आ जाए, तो अंग्रेज चाहते थे कि इन इंडिया के लोगों को यहां से इधर शिफ्ट करा दो, इंडिया के लोगों को यहां भेज दो, तो इंडिया के लोग मजदूरों के रूप में यहां पे जाके काम करेंगे। लेकिन इंडिया के लोगों से अगर कहो कि अफ्रीका के एरिया में चले जाओ नौकरी करने, तो इंडिया के लोग जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एड्स की बीमारी बहुत ज्यादा थी, यहां पर डेजर्ट है, रेगिस्तान है, यहां पेड़ पौधे हैं नहीं है, यहां पर पानी की बड़ी किल्लत है। तो जिन जगहों पर ये सारी समस्याएं हैं, वहां क्या इंडिया के लोग नौकरी करने जाएंगे? कभी नहीं। तो अंग्रेजों ने 1913 में, 1913 में एक कॉन्सेप्ट निकाला था, और यह कहा था कि कितने लोग विदेशों में नौकरी करने जाएंगे बताओ। अब जो विदेशों में नौकरी करने के लिए अंग्रेजों ने वैकेंसी निकाली कि विदेशों में कौन जाना चाहता है, अपने अपने फॉर्म भर लो। तो जब फॉर्म भरवाए गए तो उन सब लोगों ने जो प्रायोरिटी दी, उन्होंने कहा कि हमें अगर भेजना है तो कनाडा भेज दो यहां पर, हमें भेजना है तो ऑस्ट्रेलिया भेज दो यहां पर, हमें भेजना है तो न्यूजीलैंड भेज दो यहां पर, हमें भेजना है तो साउथ अफ्रीका भेज दो यहां पर। क्योंकि ये चारों देश ऑन एन एवरेज बाकी देशों की तुलना में सही थे। तो भारत के लोग जो थे वो इन एरिया में नौकरी करने के तैयार थे, लेकिन अंग्रेजों को नौकरी करने वाले इस एरिया में बंदे चाहिए। तो अंग्रेजों ने सीधा गेम खेला। अंग्रेजों ने कहा कान ऐसे पकड़ेंगे तो मानोगे नहीं, तो अंग्रेजों ने कान को घुमा के पकड़वाया। अंग्रेजों ने कहा कि जो बंदे इंडिया से, मैं मतलब वैसे अब अलग तरीके समझाता हूं। अंग्रेजों ने कहा अगर कोई पानी के जहाज से ही जाओगे इन इलाकों में, पानी के जहाज ही तो, हवाई जहाज तो चलते नहीं थे उस टाइम पे। अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी इंडिया से अगर कनाडा मतलब वैसे तो इधर से जाएंगे, लेकिन मैं चलो इधर से दिखा देता हूं। कोई बंदा कनाडा अगर बिना रुके जाएगा, बिना रुके मतलब पानी के जहाज से यहां से अगर बिना रुके पहुंचोगे नॉन स्टॉप, तो आप कनाडा जा सकते हो। मतलब पानी का जहाज कानपुर से स्टार्ट हुआ ऐसे मानो, और इलाहाबाद जाना है तो इलाहाबाद तक पानी का जहाज रुकना नहीं चाहिए। अगर नॉन स्टॉप जाओगे तो कनाडा में एंट्री मिलेगी, लेकिन अगर बीच में स्टॉप ले लिया तो नहीं एंट्री मिलेगी, जेल में डाल देंगे। सेम कंडीशन कनाडा की करी, सेम ऑस्ट्रेलिया की, सेम न्यूजीलैंड की।
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये वाला, इस एरिया में जाओगे तो नॉन स्टॉप जाना पड़ेगा, स्टॉप लेके नहीं जाओगे। अगर स्टॉप ले लिया बीच में तो जेल हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पॉसिबल था कि ऑस्ट्रेलिया बिना रुके जा सकते हैं? बिना रुके, केवल और केवल ये भारत का अंडमान निकोबार है, मैं कह रहा हूं अंडमान से निकोबार जाते में भी करीब करीब 1.5 से 2 घंटा लगता है पानी के जहाज को, अंडमान से निकोबार जाते में भी। और यहां से लेके यहां बिना पानी का जहाज, मतलब करीब करीब 24 घंटे लगेंगे पहुंचने में। आज उस टाइम पर तो 3 दिन लगते, तो 3 दिन क्या बिना स्टॉप लिए पहुंच सकते थे? कभी नहीं। यानी कि ये तो अंग्रेजों को जानबूझ के चाल चली थी कि तुम बुलाना नहीं चाह रहे हमको, इसीलिए अंग्रेजों ने मना कर दिया कि तुम इधर मत आओ। डायरेक्ट मना नहीं कर पा रहे थे तो क्या बोल दिया, नॉन स्टॉप आओ। और हां, इन देशों में जाना है, इन देशों में तो स्टॉप लेके जा सकते हो, इन देशों में जाना है तो स्टॉप लेके जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब पंगा क्या होता है, यहां तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है वो सुनो। यहीं पर एक सिंगापुर नाम की जगह है, ये इधर का इलाका। इस सिंगापुर में एक बाबा थे, पंजाबी थे, सरदार थे, बाबा गुरदीप सिंह नाम है। उन्होंने सिंगापुर से एक पानी का जहाज लिया था किराए पे, और पानी का जहाज जो किराए पे लिया था, उस पानी के जहाज का नाम था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जहाज का नाम है, ये बाबा का नाम नहीं है। कामागाटा मारू, और 3 जहाज नहीं है ये कि कामा अलग है, गाटा अलग है, मारू अलग है। कामागाटा मारू एक ही नाम है जहाज का। इस जहाज को किराए पे लिया और यहां सिंगापुर, देखें ये रूट मैप है, ये जाने का है हांगकांग, संघाई, मोजी, कोबे, याकोहामा, विक्टोरिया, वैंकूवर। मतलब जहाज इतने स्टॉप लेके गया है। हांगकांग से शुरू होता है, फिर संघाई रुकता है, फिर मोजी रुकता है, फिर कोबे रुकता है, फिर योकोहामा रुकता है, योकोहामा, फिर विक्टोरिया रुकता है, फिर वैंकूवर। अब सुनो, ये जहाज वैंकूवर पहुंचता है। और इस वक्त क्या हुआ था, कनाडा जो था वो इंडिया का, ब्रिटेन का गुलाम था, और भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो जो कनाडा की सरकार ने पूछा कि इस जहाज के पास क्या नॉन स्टॉप आने की परमिशन है, या मतलब स्टॉप लेकर आने की परमिशन है। अब ऐसे में जहाज से पता किया गया, मतलब जहाज से लेगा मांगा गया, तो परमिशन लेटर था नहीं जहाज के पास। तो भारत के गवर्नर जनरल ने आदेश दे दिया कि जहाज को वापस बुलाओ। भारत के गवर्नर जनरल ने आदेश दे दिया कि जहाज को वापस इंडिया बुलाओ। अब जहाज, वो क्या कहते हैं, माइक के सेल खराब हो गए थे, सेल वीक हो गए थे, इसलिए आवाज नहीं आई होगी, अब आ रही होगी, चेक करना आप, है ना। फिर जहाज वापस बुलाया, तो जहाज जो वापस बुलाता है वो ऐसे आता है, वैंकूवर से विक्टोरिया, विक्टोरिया से योकोहामा, योकोहामा से कोबे, फिर हांगकांग, सिंगापुर, फिर कलकत्ता। ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जाम में पीसीएस में यह पूछा गया था कि जाने का रोड मैप क्या था। मतलब ऐसे सीक्वेंस दिया था 1 2 3 4, आपको बताना था कि जाने का रास्ता क्या था। ये तभी बता पाओगे जब आपको वर्ल्ड के मैप में ये चीजें क्लियर होंगी, इसलिए मैंने पहले दिखाया है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये जहाज पहुंचता है कलकत्ता। कलकत्ता में जहाज में बैठे सारे यात्रियों की गिरफ्तारी का आदेश आ गया। तो गिरफ्तारी का आदेश आ गया, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे वो समुद्र में कूद गए,
बहुत सारे पैसेंजर्स को अंग्रेजों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बहुतों को गोली मार दी, और इसी स्कैंडल को कामागाटा मारू कहते हैं। ये स्कैंडल 1913 का था, और 1913 से लेकर 2013 में 100 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने इसकी उपलब्धि में 2 सिक्के जारी किए थे, जो भारत के म्यूजियम में रखे हुए हैं, मतलब इंडिया में पार्लियामेंट के म्यूजियम में रखे भी हैं। इसकी स्मृति चिन्ह में इसकी स्मृति में याद जारी किए थे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किसी किसी परिस्थिति में जाके बलिदान दिया था, और इसी को कामामाटा गारू स्कैंडल कहते हैं। और यहीं से जब ये कामामाटा गारू जहाज यहाँ से जा रहा था इधर से रास्ते से, इसी के कुछ समय बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, मतलब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होगा। तो मैंने आज आपको कामामाटा गारू तक करा दिया है। कल इसके आगे का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आगे का हिस्सा स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, कल मिलेंगे अपन। और कल जो क्लास होगी वो 12 बजे होगी, सेम उसी टाइम पर जो कल हुई थी, मतलब यस्टरडे जो हुई थी उसी टाइम पे लूंगा।